हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान और ज्योग्राफी की क्लास में। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी की जो क्लास है वो चालू करने वाले हैं। दिस इज़ फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। यहाँ पर हम 12th क्लास का जो बुक है ज्योग्राफी की, उसके सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में। ठीक है, यहाँ पर जितने बच्चे अगर इस वीडियो को देखेंगे देन इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपको बुक से भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितना भी मटेरियल मिलेगा आपको वो आपकी बुक का ही है। यहाँ पर मैंने आपको नोट्स प्रिपेयर कर दिए हैं। ठीक है, कोई भी और दूसरी चीज़ नहीं पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, देन यू कैन ईजिली सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस विच आर गिवन इन योर बुक। ठीक है, तो यहाँ पर सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट करने वाले हैं। जो एक पहली वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। ठीक है, बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, उसे अभी आप देख सकते हैं, और ये रहेगी सेकंड चैप्टर। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। देखिए, यूपीएससी ज्योग्राफी की जो वीडियो है वो अलग रहेंगी, मगर यहाँ पर एनआईओएस की जो वीडियोस हैं वो अलग रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो एनआईओएस के जितने भी बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इस वीडियो का, ये जो ज्योग्राफी की वीडियो रहेंगी, इनसे कहीं ना कहीं लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ जो जो आपकी बुक में दे रखा है। ठीक है, जिससे कि आपको अगर कोई भी, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, कोई भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनकी बुक में ऑलरेडी जो टर्म्स हैं, अर्थ इंटीरियर, अर्थ का जो भूभाग है वो वगैरह दे रखी हैं, तो वहाँ से आप इजीली उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। जब हिंदी मीडियम के बच्चे अगर सुनेंगे इन सारी चीज़ों को, तो वो इजीली इस चीज़ को वहाँ से समझकर, यहाँ से समझकर अपनी बुक पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद अपने पेपर वगैरह में, एग्ज़ाम में आंसर वगैरह लिख सकते हैं ईजिली। कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, और ये जो क्लास रहेगी, ये जो क्लास रहेगी, जस्ट कि मुझे लंबी क्लास ना लेनी पड़े, यानी वीडियो लेंथ लंबी ना हो जाए, तो मैं छोटी ही रखूँगा। इस चैप्टर को दो जो पार्ट्स हैं उसमें लेकर आऊँगा। उसमें आपको एक ये वीडियो रहेगी और एक और आएगी। ठीक है, इस दो वीडियो में आपका पूरा चैप्टर, हर एक चैप्टर दो वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। चाहे फिर वो वीडियो 1 घंटे की हो, 30 मिनट की हो, 20 मिनट की हो या 1 मिनट की हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आप पढ़ लेते हैं। ठीक है, और बाकी की आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन होता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ज्योग्राफी के किसी भी पार्ट से रिलेटेड। ठीक है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब में नीचे कमेंट कर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप मेरे साथ फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में इन सारी चीज़ों का दे दिया है। ठीक है, तो चलिए अब चालू करते हैं। देखिए, अर्थ के इंटीरियर की अगर हम बात करें तो अर्थ का इंटीरियर जो है ना, अब आप अगर अज्यूम करोगे तो अर्थ की जो शेप है, मान के चलिए ये हमारी अर्थ है, जस्ट सपोज। देखिए, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अब आपको ये पता होगा कि आपको, आपने अगर अर्थ को कभी भी देखा होगा तो हमेशा ये आपको राउंड दिखती है। क्या ये रियलिटी में राउंड है? नहीं। ठीक है, ये गोल नहीं है, ये स्फेरिकल है, स्फेरिकल। ठीक है, यहाँ पर जब आप देखते हैं ना ये इस अर्थ को, तो ये आपको दूर से देखने पर गोल दिखती है। जस्ट अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप अगर इस पॉइंट पर खड़े हैं, ठीक है, और इस बिंदु को देख रहे हैं, यहाँ पर ये चौकोर लाइट से मैं लाइट दे रहा हूँ आपकी तरफ। ठीक है, आपको लाइट एट दिस पॉइंट आपको क्या लगेगी? कैसी है ये लाइट? चौकोर तो नहीं लगेगी, ऑब्वियसली राउंड ही दिखेगी ना। तो यहाँ पर हमें अर्थ जो है वो राउंड ही दिखती है जब हम स्पेस से देखते हैं। ठीक है, क्योंकि अर्थ पर जो है ना, यहाँ पर ये जो अर्थ है जो स्फेरिकल शेप में है, उस पर जो है ना सूर्य की रोशनी पड़ रही होती है, तो इसीलिए तो हम अर्थ को देख पाते हैं। ठीक है, अब अर्थ जो है ना, एक्चुअल में जो आप देख रहे हैं ये अर्थ, उस पे जो है ना ये भूभाग पर पानी भी है। ठीक है, अगर उस पानी को अलग निकाल दिया तो अर्थ की शेप कुछ और ही होगी। आप एक बार जो है ना गूगल पर सर्च कीजिएगा कि रियल शेप ऑफ द अर्थ है, तो वहाँ पर आपको जो है ना एक जो रियल शेप है ना वो दिखाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप समझ पाएंगे कि मैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो शेप रहेगी वो अर्थ की रहेगी। ठीक है, अब आपने ये चीज़ तो समझ ली। अब देखिए यहाँ पर, तो अर्थ का इंटीरियर जो है, अर्थ का इंटीरियर भी एक समान नहीं है। ठीक है, अर्थ का इंटीरियर जो है वो भी काफ़ी सारे जो भाग हैं उनमें बटा हुआ है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो अर्थ का इंटीरियर है, यहाँ पर ये तो हमारी ऊपर की हो जाती है क्रस्ट। ठीक है, 1 मिनट में मार्कर चेंज कर देता हूँ। ये हमारी हो जाती है क्रस्ट,
और फिर ये होती है हमारी मेंटल, ठीक है। फिर इसके बाद आती है आउटर कोर, फिर इसके बाद आती है इनर कोर, ठीक है। इन भागों में बटा हुआ है ये क्रस्ट, मेंटल कोर और इनर कोर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ जो आपको समझनी है कि ये सारी चीज़ें एक ही फॉर्म में जो उपस्थित नहीं है। ये जो इनर कोर है ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। ये आउटर कोर है, ये है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। ये जो मेंटल है ये ऑलमोस्ट सॉलिड फॉर्म में है, और कुछ जो भाग है इसमें जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाए जिसे हम मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो क्रस्ट है ये तो है ही सॉलिड, ठीक है। अब क्रस्ट में दो प्रकार की क्रस्ट होती हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो आप ये ब्राउन कलर में देख रहे हैं, और जो ओशियनिक क्रस्ट है जो समुद्रों के नीचे पाई जाती है, ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई। अब यहाँ पर आपके जो मस्तिष्क में, आपके दिमाग में, अगर आप क्यूरियस हो ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए, तो आपके दिमाग में एक सवाल उठना चाहिए, आखिरकार हमें ये सारी चीज़ें पता कैसे लगी? क्या हमने अर्थ के अंदर जाकर देखा? नहीं। ज्योग्राफर्स थे, उन्होंने कुछ तकनीकें अपनाई हैं जिसकी वजह से हम ये पता लगा पाए हैं कि अर्थ की जो अंदर की, यानी अर्थ का जो इंटीरियर है उसमें कहीं ना कहीं लेयर्स हैं, हमें लेयर्स पाई जाती हैं। एक जो मतलब एक तरीके से जो पहली क्रस्ट है ना, मान के चलिए ये जो मेंटल है ये ही मतलब कंटिन्यूस नहीं है, सॉरी एक मिनट, ओके। ये जो मेंटल है यही पूरी की कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पर दर पाई जा रही हैं, यानी लेयर्स पाई जा रही हैं, परतें पाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ज्योग्राफर्स को कहीं ना कहीं जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, पहला जो डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट थे, दूसरे इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट थे। डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट्स में जैसे कि ड्रिलिंग वगैरह हो गया ठीक है, वॉल्केनो से सैंपल वगैरह जितने भी निकले वो मतलब उनको यूज़ करा, तो उनसे कहीं ना कहीं ये पता नहीं चल पाया कि आखिर जो अर्थ की जो अर्थ में जो अर्थ के इंटीरियर है उसमें लेयर्स हैं या क्या पाया जाता है, कुछ पता नहीं पड़ पाया। तो जो डायरेक्ट मेथड्स थे ना उनको कहीं ना कहीं फिर साइड में रख दिया गया, फिर जो इनडायरेक्ट मेथड्स थे उनको यूज़ करा गया, जैसे कि सिस्मिक एक्टिविटी को यूज़ करा गया, तो उसमें पी वेव्स और एस वेव जनरेट हुई, पी वेव्स और एस वेव, ठीक है। तो ये तकनीक यूज़ करेगी। और दूसरी जो तकनीक थी वो थी मेटियोर्स यानी बाहर से आने वाली कोई भी जो वस्तु, ठीक है, उनको यूज़ करें। आपने मेटियोर्स का नाम सुना होगा, ठीक है। जैसे कि मानकर चलिए ये अर्थ है, लेट मी इज इट फर्स्ट, ठीक है, ये अर्थ है। अब यहाँ से कोई वस्तु गुजर रही है, ठीक है, यूं, अब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है, यानी कांटेक्ट में आती है, तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी, क्योंकि अर्थ की खुद की ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। जब अर्थ की खुद की ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी। जब वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होने के बाद अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है ना, तो उसके बाद वो बर्न आउट होती है, यानी जलने लगती है। ये अगर ये वस्तु है तो ये जलने लगती है, उसके पीछे जो है काफ़ी सारी आग वगैरह, धुआं वगैरह देखने के लिए आपको मिला होगा, ठीक है। फिर वो अर्थ की सरफेस पर पहुंचती है। अब साइंटिस्ट इस अर्थ की सरफेस पर आए हुए अर्थ के जो अंतरिक्ष का मटेरियल है उसे देखते हैं, उसे जांच पड़ताल करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब साइंटिस्ट के पास ये वस्तु जाती है तो क्यों देखते हैं वो इस वस्तु को? इसलिए क्योंकि उन्हें ये लगता है, और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अर्थ भी जो है वो इन्हीं वस्तुओं से तो मिलकर बनी है। शुरुआत में अर्थ जो है ना ऐसी ही थी, जस्ट एक सॉलिड बॉल, ठीक है, जस्ट एक लिक्विड बॉल, और लिक्विड बॉल, नॉट सॉलिड, लिक्विड बॉल। उसमें काफ़ी सारी वस्तुएं आकर टकराती रहीं, फिर अर्थ हमारी इस तरीके की बन गई, आज हमारी इस तरीके की अर्थ है, ठीक है। तो ऐसे ही जब जो साइंटिस्ट हैं वो जब जो मेटियोर्स की स्टडी करते हैं ना, तब उन्हें काफ़ी सारे जो एलिमेंट्स से काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं। बट जो महत्वपूर्ण रोल पे लेकर आए हैं ना अर्थ के इंटीरियर को जानने के लिए, वो है हमारी जो इनडायरेक्ट एक्टिविटीज़ में जो साइस्मिक एक्टिविटी है, ठीक है। समझ में आया आपको? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रोल प्ले करती हैं। अब चलते हैं आगे, ठीक है। पता चल गया आपको अर्थ का इंटीरियर हमें कैसे पता चला, ठीक है। ड्रिलिंग वगैरह मैंने यहाँ पर नोट्स में आपको लिख रखा है ताकि आपको ईजिली सारी चीज़ समझ में आ जाए। मगर एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ जब हम अर्थ में, सॉरी एक मिनट, लेट मी जूम इट, जब हम अर्थ में अंदर की साइड जाते हैं, यानी अर्थ की क्रस्ट से इधर की साइड, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूँ, अर्थ की क्रस्ट से अंदर की साइड जाते हैं, तो आपको क्या लगता है टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है।
टेम्परेचर हमेशा जब भी व्हेन वी मूव फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स द कोर, टेम्परेचर ऑलवेज इंक्रीजेज। ठीक है, हमेशा इंक्रीज होता है टेम्परेचर। ठीक है, आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हमेशा जब क्रस्ट की से हम कोर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। बट जब साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि जो टेम्परेचर है वो एक पर्टिकुलर रेट पर इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब कुछ साइंटिस्ट कह रहे थे कि जो टेम्परेचर है वो अप टू 40 किलोमीटर और सम किलोमीटर्स क्या होता है कि टेम्परेचर जो है ना 10 डिग्री सेल्सियस पर 32 मीटर यहाँ पर चेंज होता रहता है। मतलब हर 32 मीटर में जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं 10 डिग्री बढ़ जाता है। अब उसकी अगर माने, ये सारी चीज़ को अगर हम माने तो हमारे पास जो टेम्परेचर है अर्थ का वो कहीं ना कहीं फिर जो है ना लाखों में होना चाहिए था। ठीक है, अब लाखों में होना चाहिए था ये टेम्परेचर, मगर ये जो रेट था ना 10 डिग्री पर सेल्सियस, सॉरी 10 डिग्री सेल्सियस पर 32 मीटर, ये कहीं ना कहीं एम्बिग्यूटी यानी एक तरीके से वेगनेस क्रिएट कर दी। ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, अब इस चीज़ को क्लियर करने के लिए ही सिस्मिक एक्टिविटी का प्रयोग करा गया और तब जाकर हमें ये सारी चीज़ें पता चली। ठीक है, अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना अर्थ के इंटीरियर की तरफ तो डेंसिटी भी इंक्रीज होती है और प्रेशर भी इंक्रीज होता है साथ ही साथ। ठीक है, अब प्रेशर क्या होता है, देखिए जब भी आप समुद्र में अगर आप पानी में कूद गए 1 किलोमीटर तक आप सही से तैर लेंगे। ठीक है, नीचे जाने के बाद, मगर जब आप नीचे जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी और उसके बाद आपके शरीर पर एक तरीके से एक बोझा यानी वजन सा महसूस होता रहेगा, एक प्रेशर पड़ता रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी हम अर्थ के इंटीरियर की तरफ मूव करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल इन द अर्थ इंटीरियर, इसी वजह से प्रेशर भी इंक्रीज होता है। जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली डेंसिटी भी तो मैटर्स के अलग अलग ही होगी, तो इसीलिए डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब देखिए अर्थ की इंटीरियर कुछ इस तरीके से बटी हुई है। ठीक है, मगर इसे भी पढ़ेंगे 1 मिनट अभी हम। ठीक है, अभी चलते हैं आगे थोड़ा सा। टेम्परेचर भी आपको बता दिया, प्रेशर भी आपको मैंने बता दिया, डेंसिटी भी आपको बता दी। ठीक है, जब डेंसिटी क्यों इंक्रीज होती है, एक मानकर चलिए एक पर्टिकुलर रॉक है बसाल्ट। ठीक है, बसाल्ट की डेंसिटी इन कंपैरिजन टू ग्रेनाइट की कंपेयर में बसाल्ट की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब इसी वजह से बसाल्ट नीचे पाई जाती है समुद्र के साथ यानी ओशिनिक क्रस्ट पर। जो ओशिनिक क्रस्ट है वो बसाल्ट से बनी हुई है, इग्नियस रॉक बोलते हैं इसे। और जो ग्रेनाइट है वो भी इग्नियस है, मगर जो डेंसिटी है वो बसाल्ट की ज़्यादा है। ठीक है, और ग्रेनाइट की कम है। ठीक है, तो इसी वजह से हम देखते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल जब हम अर्थ में मूव करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हमने पता लगाया सेस्मिक वेव से, क्योंकि जो ट्रैवलिंग ऑफ द वेव पी वेव्स जो होती हैं वो कहीं ना कहीं डिफरेंट जो स्पीड्स हैं उनकी वेलोसिटी से ट्रैवल करा था उन्होंने। ठीक है, तो उसी वजह से जो आप खाली जो ना इतना ध्यान रखिए कि जो डेंसिटी है ना वो जब भी हम मूव करते हैं क्रस्ट से कोर की तरफ वो इंक्रीज होती है। ठीक है, और सेम लाइक प्रेशर भी इंक्रीज होता है और टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। ठीक है, अब मटेरियल ऑफ द अर्थ की बात करें तो अर्थ जो है ना कहीं 2000 मटेरियल से बनी हुई है। 2000 मटेरियल, मगर इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं, लाइक कुछ जो मटेरियल्स हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा जो अर्थ के जितने भी फीचर्स हैं, रिलीफ फीचर्स, वो सारे के सारे इसी से बने हुए हैं, जैसे कि फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज एंड पायरोक्सिनीज और एम्फीवोल्स, माइका एंड ओलिवाइन। तो ये कुछ सब्सटेंस है। देखिए ये सारी चीज़ें आपकी बुक में ऑलरेडी लिखी हुई हैं। इफ़ यू वांट यू कैन रीड फ्रॉम हियर और फ्रॉम योर बुक। ठीक है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया है, इसलिए आपको थोड़ा सा आसानी पड़ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। टाइप्स ऑफ रॉक हम बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ये अर्थ की क्रस्ट है लेयर वाइज। ठीक है, अब ये जो है ये है कोर, इनर कोर। ठीक है, इनर कोर, ये है आउटर कोर, ये है क्या मेंटल है, ये मेंटल। ठीक है, ये है एस्थेनोस्फीयर, ये है अपर मेंटल। ठीक है, तो ये जो है ये अलग अलग हैं। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं किस में है, ये सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है इनर कोर जो है। ठीक है, और वहीं पर जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी जब आप बच्चे थे आपने कभी एक बकेट लिए, बाल्टी वगैरह, और उसमें पानी रखकर और उसमें फिर
कुछ रेत के कुछ पार्टिकल्स डालकर या कुछ उसमें ऑलरेडी पड़े होंगे, ठीक है, फिर आपने उसको घुमाया है बाल्टी को, हाथ हाथ डाल के पानी को तेज़ी से जब आप घुमाते हैं, तेज़ी से घुमाते हैं, तेज़ी से, बहुत तेज़ी से, तो आपने देखा होगा कि जितने भी भारी भारी सब्सटेंस है ना, लाइक जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है वो केंद्र में इकट्ठे हो जाते हैं। बाकी जितने भी जिनकी डेंसिटी कम है और जो हल्के पदार्थ है ना, वो आपके हाथ घुमाने के साथ घूमते रहते हैं। ठीक है, ये देखा है ना, एक्सपेरिमेंट करा है ना आपने। ठीक है, आप ही से पूछ रहा हूँ मैं, हाँ करा होगा। ठीक है, अब देखिए इसी वजह से जब अर्थ फॉर्म हो रही थी ना, तो अर्थ अपनी एक्सिस पर घूम भी रही थी। ठीक है, when the earth was rotating on its own axis, तो उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी भारी भारी मटेरियल थे वो इनर कोर में आकर इकट्ठे हो गए। ठीक है, उसके बाद आउटर कोर बना। ठीक है, कुछ हल्का मटेरियल बना। ठीक है, अब जब ये धीरे 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 ये जो सॉलिडिफाई हुआ, ठीक है, इसको बोलते हैं मेंटल। इसमें 3 लेयर होती हैं, पहली लोअर मेंटल, दूसरी मिडिल मेंटल और तीसरी अपर मेंटल। ठीक है, अब ये बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। अब एस्थेनोस्फीयर इज अ काइंड ऑफ मैग्मा चैम्बर। ठीक है, यहाँ पर मैग्मा पाया जाता है। काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं जब सबडक्शन और अबडक्शन होता है। सबडक्शन क्या होता है, मानकर चलिए ये एक प्लेट है, ठीक है, और ये भी एक प्लेट है। ठीक है, यहाँ पर ये मानकर चलिए ये यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन, ये काफ़ी डिटेल में हो जाएगा। ठीक है, आप सिंपल मानकर चलिए ये एक क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। अब ये जो ना अंदर की साइड जा रही है, ये अंदर की साइड जा रही है, तो इसको बोलेंगे सबडक्शन। ठीक है, अबडक्शन किसे बोलेंगे, अबडक्शन बोलेंगे जो ये मटेरियल है ना, यहाँ पर जितना भी मटेरियल पाया जाएगा बीच में, वो ऊपर की तरफ जब राइज होगा उसको बोलते हैं अबडक्शन। ठीक है, इसे बोलते हैं, समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे चलते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें लेयर्स दिखने के लिए मिल जाती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो माउंटेन फॉर्म्स है, ठीक है, तो यही एक तरीके से अबडक्शन है। और ये जब एक प्लेट अंदर जाती है और उसकी वजह से जो थ्रस्ट पैदा होता है और जो मटेरियल होता है वो इस एस्थेनोस्फीयर में जाता है। जब यहाँ पर एस्थेनोस्फीयर में कोई भी मटेरियल, ये जो क्रस्ट जा रही है अंदर की साइड, तो यहाँ पर जितना भी मटेरियल होगा वो बाहर की साइड निकलने के लिए कहीं ना कहीं तत्पर होगा। मानकर चलिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक बाल्टी है चौकोर बाल्टी, इसमें आपने पानी भर दिया फुल। ठीक है, इसकी कैपेसिटी है 2 लीटर। अब आप इसमें 2 लीटर से 3 लीटर करने की चाह रहे हैं, तो जो 1 लीटर है वो तो कहीं ना कहीं बाहर निकलेगा। तो वो जो 1 लीटर है यहाँ पर बाहर निकलेगा। अब इसमें 1 लीटर में कुछ ना कुछ पदार्थ ऐसा भी है जो ज्वलनशील है। ठीक है, यानी कुछ जलने वाला फायर, तो वो जो पदार्थ रहता है वो रहता है मैग्मा। ठीक है, मैग्मा उसको बोलते हैं जो अर्थ के अंदर रहता है। मगर जब मैग्मा वोल्केनिक इरप्शन के साथ जब बाहर धरती पर आ जाता है ना, क्रस्ट पर आ जाता है, उसको बोला जाता है लावा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ज्वलनशील पदार्थ है मैग्मा जो है वो भी बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब वो बाहर निकलने की कोशिश करे तो इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनो। ठीक है, आपने रॉकीज, एंडीज, माउंटेन का नाम सुना होगा, हिमालयाज का नाम सुना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है। ठीक है, अब भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज से कुछ समय पहले, 1-2 हफ्ते पहले ही भूकंप की जो वेव्स हैं वो हमें महसूस करने के लिए मिली। तो वो किस लिए, क्योंकि जो तिब्बत प्लेट है ना, तिब्बत का तो नाम सुना होगा, तिब्बत प्लेट है, और भारत की जो प्लेट है वो जो है ना कहीं जो भारत की प्लेट है वो तिब्बत की प्लेट के अंदर जा रही है। ठीक है, इसी वजह से जो माउंटेन है ना, हिमालयाज, वो फॉर्म हो रहे हैं। इसके बीच में एक जगह हुआ करती थी जिसको बोला जाता है टेथिस सी। ठीक है, अब ये टेथिस सी में जो है ना, जो माउंटेन थे, शुरुआत में यहाँ पर रिवर्स हुआ करती थी। इन रिवर्स ने यहाँ पर कुछ मिट्टी के पार्टिकल्स डिपॉजिट कर दिए। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो माउंटेन्स हैं राइज होने लगे। ये जो पार्टिकल्स थे इन्हें बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी थोड़े से समय में। तो ये जो माउंटेन्स हैं वो राइज होने लगे। तो यहाँ पर जब ये प्लेट इसके साथ टकराती है ना, तो एक तरीके से यहाँ पर एक जो फॉल्ट लाइन क्रिएट होती है, इस तरीके की फॉल्ट लाइन क्रिएट होती है। अब ये तो अंदर की तरफ जोर लगा रही है, मगर ये वाली प्लेट है ना, यूरेशिया यानी तिब्बतन प्लेट जो है, उसने कहीं ना कहीं इस जो प्लेट को रोका हुआ है अंदर जाने से। ठीक है, अंदर जाने से रोका हुआ है। तो क्या होगा कि जब भी एक तरीके से थ्रस्ट लगता है, आपने किसी को धक्का देना है, ठीक है, आप किसी को धक्का दे रहे हैं और वो इंसान जो है ना अपने स्थान से टस से मस नहीं हो रहा है, एकदम से वो इंसान हट जाता है, तो उससे क्या होता है, एक वेव जनरेट होती है यहाँ पर। और जो वो वेव है ना, फिर हमें महसूस करने के लिए भी मिलती है, तो उसी को बोलते हैं भूकंप। ठीक है, अर्थक्वेक। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं एस्टेनोस्फीयर, ठीक है, ये आपकी मेंटल हो गई, ठीक है। और यहाँ पर आपकी आउटर कोर और ये इनर कोर। आउटर कोर, आपके मन में ये भी सवाल आना चाहिए कि आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में क्यों रहती है। लिक्विड फॉर्म में इसलिए रहती है क्योंकि यहाँ पर जो मटेरियल पाया जाता है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ आयरन होता है। सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। जब आयरन यहाँ पर पाया जाता है वो मेल्टिंग फॉर्म में है, ठीक है। मेल्टिंग फॉर्म में मैंने वो बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। और जब मेल्टिंग फॉर्म में है तो आयरन कहीं ना कहीं जब उसे आप ज़्यादा घुमाओगे, एक दूसरे के साथ पार्टिकल जो है ना कोलाइजन करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, एक तरीके से जो मैग्नेटिक जो फील्ड है ना वो जनरेट होंगे। तो यहीं से ये जो आउटर कोर है ना, जब ये घूमता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, ठीक है। तो यही होती हैं चीज़ें, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये मैं आपको वो सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता रहा हूँ ताकि आपके जो माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें चले जाएँ और आप अच्छे से समझ सको। क्योंकि ज़्यादा डिटेल में मैं जा नहीं रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो कहीं ना कहीं फिर चीज़ें अलग हो जाएंगी, ठीक है। वो टेक्निकल पार्ट होते हैं कि ये क्यों घूम रहा है और क्यों ये लिक्विड में है, ठीक है। ज़्यादा मैंने आपको बताया नहीं है ताकि आप अच्छी तरीके से रिटेन कर सकें अपने माइंड में, ठीक है। और ये सॉलिड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये थोड़ा सा लिक्विड है, ठीक है। और ये सॉलिड है, बिल्कुल सॉलिड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जस्ट आपको याद रखनी है, ना कि क्यों है क्यों नहीं है, बस आपको ये याद रखना है। टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है कोर की तरफ, ठीक है। और प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है और फिर क्या, डेंसिटी भी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर रॉक्स की। अब अर्थ तो हमने पढ़ ली कि हाँ अर्थ में ये सारी चीज़ पाई जाती हैं, लेयर पाई जाती हैं, ठीक है। अब जब लेयर पाई जाती हैं तो आखिरकार अर्थ बनी किन किन चीज़ों से है, तो उन्हीं चीज़ के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अर्थ जो ना 3 प्रकार की रॉक से बनी है। पहली है हमारी इग्नियस रॉक, दूसरी है हमारी सेडिमेंट्री रॉक और तीसरी है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। देखिए हिंदी का जो नाम है वो आपकी बुक में इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा, कितने प्रकार की जो रॉक्स होती हैं यानी चट्टानें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप अपनी बुक खोलेंगे ना तो हिंदी में वहाँ पर नाम दिए हुए हैं, ईजिली आप वहाँ से कन्वे कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से उठा सकते हैं। मगर यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, कि कैसी कैसी ये सेडिमेंट्री रॉक होती है, कैसी कैसी मेटामॉर्फिक रॉक होती है और कैसी कैसी कौन सी इग्नियस रॉक होती हैं। अब देखिए इग्नियस से जो IGN के नाम से कुछ समझ में आ रहा है। इग्नि मतलब इग्नाइट करना, किसी को जलाना, ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ। तो इग्निस का मीनिंग होता है फायर, ठीक है। आपने देखा होगा जब कोई भी वॉल्केनिक इरप्शन हो, सॉरी इट इज़ नॉट द वॉल्केनिक इरप्शन, मानकर चलिए, सॉरी ये कौन और ये, लेट मी टेक अ न्यू पेज, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड मानकर चलिए ये है वोल्केनो, ये वोल्केनो है। अब ये वोल्केनो इरप्ट हुआ, ये इरप्ट हो रहा है, ठीक है, ये इरप्ट हो रहा है यहाँ से यूँ, ठीक है। इसमें से एशेस वगैरह निकल रही हैं और कुछ अदर पार्टिकल्स वगैरह निकल रहे हैं, पायरोक्लास्टिक मटेरियल, और फायर भी निकल रही है, धुआं जब आपने देखा होगा वोल्केनिक इरप्शन का, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। अब इस समय पर ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं तो लावा निकल रहा है, ठीक है, कभी इस साइड से निकल रहा है, कभी इस साइड से निकल रहा है, कभी इस साइड से निकल रहा है। काफ़ी प्रकार के वोल्केनो होते हैं, हम देखेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है। तो वोल्केनिक इरप्शन यहाँ पर हो रहा है। तो इसमें जब वोल्केनिक इरप्शन में ये जो मटीरियल निकल रहा है ना लाल कलर का, ये जब अर्थ पर आएगा, क्रस्ट पर आएगा, तो उसके बाद आने के बाद ये फिर सॉलिडिफाई हो जाएगा, सूख हो जाएगा। जब ये मटेरियल यहाँ पर सूख जाएगा ना, आगे चलकर जब इसके ऊपर दूसरा मटेरियल गिरेगा, फिर दूसरा मटेरियल गिरेगा, तो फिर दूसरा मटेरियल गिरेगा, तो कहीं ना कहीं एक लेयर बन जाएगी ना, लेयर बन जाएगी। तो इन्हीं को बोलते हैं इग्नियस रॉक। ये जो सूखने के बाद एक रॉक का पदार्थ मिलेगा ना हमें, तो इसी को बोलते हैं इग्नियस रॉक, ठीक है। जब मैग्मा सॉलिडिफाई होता है अर्थ की क्रस्ट पर, अगर मैग्मा एस्थेनोस्फीयर जो अभी मैंने आपको दिखाई यहाँ पर, इस जगह पर सॉलिडिफाई हो जाता है, तो यहाँ पर जो मैग्मा सॉलिडिफाई होता है उसको भी बोलते हैं रॉक स्ट्रक्चर, उसको भी बोलते हैं इग्नियस रॉक, ठीक है। अब आपको समझ में आया। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें होती हैं। इग्नियस रॉक, दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ हाईली हीटेड मोल्टन फ्लूइड मटेरियल नोन एज मैग्मा।
ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है ऑलरेडी, ठीक है। अब एक चीज़ जो आपके दिमाग में यहाँ पर आनी चाहिए कि मैग्मा जो है एस्थिनोस्फीयर में और कहीं भी क्रस्ट में भी कहाँ तक फॉर्म होता है। देखिए तकरीबन 40 किलोमीटर की रेंज में, और उसके बाद मैग्मा का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं टेम्परेचर जो है ना अर्थ के में जब हम अंदर की साइड जाते हैं तो इंक्रीज़ होता है, तो वहाँ पर इतना टेम्परेचर होता है कि जो वहाँ पर मटेरियल्स है ना, कुछ जो ऐसे मटेरियल्स जिनकी डेंसिटी कम है और जो कम डेंस है, ठीक है, वो ईजिली मेल्ट हो सके, तो वहाँ पर जो मटेरियल है जो मेल्ट हो जाता है, फिर वहाँ पर मैग्मा फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन जब ये मैग्मा इजेक्ट होकर वोल्केनो के द्वारा इजेक्ट होकर यहाँ से जब इजेक्ट होकर बाहर आता है तो इसी को कहा जाता है क्या, लावा, ठीक है। अब इससे जो ना दो प्रकार की रॉक बनती हैं, पहली एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। मैंने आपको अभी बताया कि अंदर भी बनती हैं और बाहर भी बनती हैं। जो अंदर बनती हैं उनको बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक, और जो बाहर बनती हैं उनको बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। अब एक्सट्रूसिव रॉक है वो जब धरती पर आ जाती है यानी वोल्केनो के द्वारा, ये कि कहीं से भी, क्योंकि 3 प्रकार के वोल्केनो होते हैं, ठीक है। वो मैं आपको जब वोल्केनिज्म पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा पूरी डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो जो मैग्मा वोल्केनो के द्वारा निकल कर आया, जब वो ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। ठंडा होने के बाद जब वो रॉक फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं धरती पर आने के बाद लावा, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रकार दिए हुए हैं जैसे कि गैब्रो एंड बसाल्ट, ये 2 प्रकार की जो रॉक्स हैं एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बाकी और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंट्रूसिव रॉक जो अंदर की साइड होता है, अंदर की साइड जो मैग्मा ठंडा हो जाता है, ठीक है। मैग्मा ठंडा होने के बाद लाइक मानकर चलिए जैसे कि ये यहाँ पर देखिए ये अर्थ की क्रस्ट है ना। अब ये जो मैग्मा अब यहाँ पर ठंडा हो रहा है, इसके अंदर यहाँ पर ये ठंडा हो रहा है, यहाँ पर बन रही है रॉक, तो इनको बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक। अब इसमें बैथोलिथ, डाइक्स और प्लूटोनिक रॉक्स इनमें इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई इंट्रूसिव रॉक। अब एक्सट्रूसिव जितनी भी होती हैं उनको बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक, जो वो बाहर धरती पर हमें दिखाई देने लग जाती हैं सतह पर, ठीक है, वो होती हैं एक्सट्रूसिव रॉक, ठीक है। अब जो डीप होता है मतलब बहुत नीचे जाकर होता है उनको बोला जाता है प्लूटोनिक रॉक्स, और जो सैलो मतलब थोड़ी सी डेप्थ पर होती हैं उनको बोला जाता है हाइपरबसाइल, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, ग्रेनाइट एंड डोलोराइट, ठीक है। अब ये दिखती कैसी हैं, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, कैन यू सी दिस, बसाल्ट, ठीक है। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, गैब्रो, ठीक है, इस प्रकार की रॉक दिखती है, ये डोलोराइट इस प्रकार की दिखती है, ठीक है, और ग्रेनाइट इस प्रकार की दिखती है। बाकी ये सारी जितनी भी दी हुई हैं ये सारी इग्नियस रॉक के ही एग्जांपल्स हैं। आप कोई सा भी जो भी आपको सहूलियत लगे कोई सा भी याद रख कर लिख सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी याद रखकर। और हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं वो इजीली अगर आप टाइप करेंगे ना गूगल पर, इनके नाम भी टाइप करेंगे तो आपको इजीली वहाँ पर मिल जाएंगे इनके नाम हिंदी में। अगर आप हिंदी में नहीं भी लिखते हैं तो हिंदी में जो है ना आप सीधे बसाल्ट लिख सकते हैं, हिंदी में बसाल्ट लिख सकते हैं, ठीक है। बसाल्ट लिख दीजिएगा, आराम से आपको नंबर भी मिल जाएंगे, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा आगे भी। अब देखिए यहाँ पर ये जो इग्नियस रॉक है वो एक मिनट मार्कर ऑन कर लेता हूँ, सेल्स, डाइक्स, बैथोलिथ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर फॉर्म होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेल्स, डाइक्स, बैथोलिथ, ठीक है, और प्लूटोनिक रॉक, इंट्रूसिव रॉक बोला जाता है इनको, एक्सट्रूसिव रॉक में ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा होता है, ये सारी चीज़ें। अब आपको इग्नियस रॉक समझ में आ गई। अब दूसरी जो रॉक है, रॉक का प्रकार है, उसे भी देख लेते हैं। अब ये कौन सी रॉक है भाई, ये तरह तरह की रॉक दिख रही है हमें, किस प्रकार की रॉक है। आपने मार्बल देखा है, मार्बल वो भी सेडिमेंट्री रॉक में ही आता है, ठीक है। अब सेडिमेंट्री रॉक का बात कर लेते हैं, सेडिमेंट्री रॉक की बात करेंगे। अब देखिए एक पेरेंटल रॉक है, मानकर चलिए पेरेंटल रॉक जो है ना ये बसाल्ट है और ग्रेनाइट है और क्या है ये, डोलोराइट, ठीक है, डियोराइट नॉट डोलोराइट, इट्स डियोराइट, ठीक है। आप थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर ग्रेनाइट है, यहाँ पर डियोराइट है, ठीक है, और यहाँ पर बसाल्ट है। ये पेरेंटल रॉक है, मानकर चलिए पेरेंटल रॉक, ठीक है। अब पेरेंटल रॉक में क्या होता है,
सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है, एक ये जगह है, मानकर चलिए ये जो पेरेंटल रॉक है ना, ये तिब्बतन एरिया में पाई जाती है, मानकर चलिए, ठीक है, तिब्बतन एरिया में पाई जाती है। और ये देखिए मैं एक प्लेन, देखिए ये ग्रेनाइट, ये बसाल्ट और ये डिओराइट, 3 प्रकार की रॉक है। ये हिमालयन एरिया में पाई जा रही हैं, हिमालय जो नहीं बने हुए हैं ये सब इसी से बने हुए हैं, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया है ये हमारा भारत है, ठीक है, यानी इसे जो इंडियन प्लेट बोलेंगे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब इसके बीच में जब ये इधर की साइड मूव कर रहा था ना, इधर की साइड मूव कर रहा था, ठीक है, जो अर्थ का जो हमारे इंडिया का फॉर्मेशन हुआ, आज हिमालयाज यहाँ पर खड़े हैं, वो इसी वजह से खड़े हुए हैं, क्योंकि जब ये जो सब कॉन्टिनेंट इधर की साइड मूव कर रहा था ना, इन द पीरियड ऑफ मैनी ईयर्स अगो, ठीक है, मैनी ईयर्स अगो क्या हुआ था कि जो एक सब कॉन्टिनेंट सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था पैंजिया, ठीक है, जब वो भागों में बटा तो 2 भागों में बटा, एक गोंडवाना लैंड और एक कौन सी लैंड, पैंजिया तो था ही, ठीक है, सुपर कॉन्टिनेंट। जो अपर वाला भाग था ना उसको बोला जाता था लुरेशिया, ठीक है, जो 2 भागों में बटा था कॉन्टिनेंट पैंजिया टूटकर, लुरेशिया बोला जाता था अपर वाले को, और लोअर वाले को बोला जाता था गोंडवाना, ठीक है, इसको अंगारा लैंड भी बोला जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ रही अलग, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये जो वो कॉन्टिनेंट था, सब कॉन्टिनेंट जब इसने मूव करना चालू करा है यहाँ पर यूरेशिया की तरफ, ठीक है, अंगारा लैंड की तरफ, जब ये तिब्बतन प्लेट से टकरा है, मगर उससे पहले इसके बीच में काफ़ी बड़ा एरिया हुआ करता था, समुद्र हुआ करता था, इसको बोलते थे टेथिस सी, ठीक है। मगर पैंजिया जब उस टाइम हुआ करता था, पैंजिया जो सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, उस समय जो सी हुआ करता था उसको बोला जाता था पैंथालासा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है, आपकी बुक में नहीं लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसने इसकी इधर की तरफ मूव करना लगा ना, तो उस समय पर क्या हुआ कि जब ये हिमालयाज धीरे धीरे क्रिएट होने लगे तो यहाँ पर एलिवेशन बढ़ने लगा, एलिवेशन यानी इस तरह के होने लगे, धीरे धीरे ऐसे होने लगे। अब देखिए ऊंचाई तो यहाँ पर हो रही है, ठीक है, फिर जब इनका एलिवेशन बढ़ने लगा तो यहाँ पर फिर बर्फबारी भी होने लगी। अब जब बर्फबारी होने लगी तो यहाँ पर जो पानी है ना, बर्फ़ का पानी, वो सर्दियों में तो जम जाता था और गर्मियों में पिघलता था। अब जब गर्मियों में पिघल रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक तरह की वेदरिंग क्रिएट कर रहा है। वेदरिंग होता है जस्ट डिग्रेडेशन और अग्रेडेशन एक तरीके से, ठीक है। डिग्रेडेशन मतलब एक तरीके जगह से मटेरियल को उठाना, वेदर करना, उसके बाद एग्रेडेशन एक जगह पर लेकर जाकर उसे रख देना और वहाँ पर पहुँचा देना, ठीक है। अब धीरे धीरे ये जो ग्रेनाइट है ना, वो सीधा का सीधा यहाँ पर इकट्ठा होता गया, वेदर होता गया पानी की मदद से, ठीक है। यहाँ पर ये डिओराइट भी और यहाँ पर ये बसाल्ट भी, तो तीनों प्रकार की रॉक यहाँ पर मिली ना एक तरीके से, ठीक है, एक तरीके से मिल गई। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल इन रॉक्स के आकर बने हैं ना, यहाँ पर इस जगह पर जो गंजेटिक प्लेन है, आज के समय में जो गंजेटिक प्लेन है वो इसी तरीके का है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पार्ट बने हैं तो यही है सेडिमेंट्री रॉक। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्री रॉक पाई जाती है, यहाँ पर लेयर पाई जाती है अलग अलग तरह की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यही लिख रखा मैंने कि दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द सक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स सॉरी। तो यहाँ पर ये जो रॉक्स हैं ये ऐसे ही फॉर्म्ड हुई हैं। यहाँ पर जो इंडिविजुअल रॉक के जो पार्टिकल है ना, पहले तो वो टूटते हैं, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय वाटर, ओशियन करंट्स और ग्लेशियर्स, ठीक है। अब ऐसे ही ट्रांसफ़र होने के बाद एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, उसके बाद ये जब काफ़ी ज़्यादा साल बीत जाते हैं, काफ़ी सारी साल बीत जाती हैं, तो उसके बाद वहाँ उस जगह से जहाँ पर ये पार्टिकल जमा हुए हैं, उसके बाद वहाँ से जो रॉक मटेरियल मिलता है ना, उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल भी दे रखा है कोल एंड लाइमस्टोन, ठीक है। और जो ह्यूज फोल्ड माउंटेन्स है ना, ह्यूज फोल्ड माउंटेन जैसे कि हिमालयाज, एंडीज, ये सारे के सारे सेडिमेंट्री रॉक से ही बने हैं, ठीक है। क्योंकि जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये सारे पार्टिकल जब यहाँ से तिब्बतन प्लेट से आए, यहाँ पर जितने भी पार्टिकल थे तो वो भी तो उसके साथ राइज होते गए, ठीक है। ऊपर कुछ और मटेरियल, नीचे कुछ और मटेरियल, फिर सबसे नीचे कुछ और मटेरियल। तो हिमालयाज में आपको यही सारी चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, ठीक है। आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट कीजिए, देन यू विल गेट ऑल द थिंग्स इन डिटेल एवरी टाइम, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक मिनट एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं आज जूम कर देता हूँ यहाँ पर। ये है एग्जाम्पल्स किसके,
सेडिमेंट्री रॉक के, सॉरी, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक के ये एग्जांपल्स हैं, चॉक हो गया, चॉर्ट हो गया, कोल हो गया, कॉन्ग्लोमेरेट हो गया, और डिटोमाइट हो गया, डिटोमाइट, लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, शेल हो गया, डोलोमाइट हो गया, और सिल्टस्टोन हो गया, रॉक सॉल्ट हो गया, जिप्सम हो गया, आयरनस्टोन हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो कहीं ना कहीं किसके हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो आप इनमें से कुछ ही याद कीजिएगा, जैसे कि कोल आप याद रखिए, लाइमस्टोन आप याद रखिए, इजीली याद रहेगा, और आप इसे जो ना फिर अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं इजीली, क्योंकि सारे ही अगर आप याद करने लगे तो बहुत चीज़ें हो जाएंगी गड़बड़, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास आती है मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है भाई, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट एंड प्रेशर ऑन सेडिमेंट्री इग्नियस रॉक्स, ठीक है। अब देखिए मेटामॉर्फिक रॉक बताते हैं आपको। इग्नियस रॉक का आपको पता चला, इग्नियस रॉक जो मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी, जो अंदर की साइड फॉर्म होती हैं, लावा अगर ठंडा हो जाता है, जो ऊपर की साइड ठंडा होता है उसे बोलते हैं एक्सट्रूसिव, और अंदर की साइड इंट्रूसिव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी चेंज होने वाली है मेटामॉर्फिक रॉक के मामले में, और जो सेडिमेंट्री रॉक आपने समझ लिया, ठीक है, दोनों टॉपिक आपने समझ लिए ऑलरेडी। अब यहाँ पर देख लेते हैं सेडिमेंट्री रॉक जो हैं जब एक जगह पर इकट्ठी हो गई हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लेयर दर लेयर 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 बन चुकी है, ठीक है, ये सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। अभी तो यहाँ के पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा जो भुरभुरे रहते हैं ना, भुरभुरे भुरभुरे टाइप, लाइक उनके अंदर स्पेस है काफ़ी ज़्यादा, लाइक पोरस हैं, छेद वगैरह, यहाँ से पानी जो है ना ईजिली पर्कुलेट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अभी हैं, ठीक है। और जो इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक है, उसमें भी अभी हाल फिलहाल में ठंडी हुई है, मगर अब देखिए यहाँ पर ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जब इसे करोड़ों साल बीत जाते हैं धरती के अंदर काफ़ी मतलब गहराई में, जब ये सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं और इसके ऊपर दर चढ़ती रहती हैं, काफ़ी सारी परत हो जाती हैं, मगर नीचे वाली जो रॉक है ना उस पर काफ़ी ज़्यादा हीट भी उसके ऊपर जो वो काफ़ी ज़्यादा हीट भी महसूस करती है, अंदर की साइड, ठीक है, अंदर की साइड काफ़ी ज़्यादा हीट भी महसूस करेगी, प्रेशर भी महसूस करेगी, और डेंसिटी भी फिर इसकी हाई हो जाएगी। वो कैसे, क्योंकि जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये फिर ये पिचकने की कोशिश करेगी, आपस में कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद इसकी जो लेयर्स है ना वो बहुत महीन हो जाएंगी, बहुत पतली हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। ऐसे ही इग्नियस रॉक के साथ होता है। इग्नियस रॉक के साथ जब वो पुरानी हो जाती हैं, जब वो धरती के अंदर पुरानी हो जाती हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है बहुत ज़्यादा। प्रेशर पड़ने के बाद हीट जब ये महसूस करती हैं तो कुछ पिचकती हैं, कुछ मेल्ट होती हैं, तो उनके बाद उनके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो बहुत पतली हो जाती हैं, एक तरीके से जो आसानी से देखने वाली लेयर क्रिएट हो जाती है। लेयर क्रिएट हो जाने के बाद इस लेयर को क्रिएट हो जाने के बाद प्रेशर पड़ने के बाद जो ये वाली रॉक बनती है ना, इसी को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हाई टेम्परेचर और हाई वो प्रेशर वगैरह जब पड़ता है तो उसके बाद ही यहाँ पर इस जो सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक है उनमें कलर चेंज होता है उनका, ठीक है, कलर भी चेंज होता है, फिर उसके बाद हार्डनेस आ जाती है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एंड द कॉम्पोजिशन ऑल ऑफ टाइम प्री एग्जिस्टिंग रॉक, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पेरेंटल का एग्जांपल दिया था, पेरेंटल रॉक में, सेडिमेंट्री रॉक में, तो पेरेंटल रॉक में पहले तो बसाल्ट का गया, ठीक है, फिर उसके बाद ग्रेनाइट, फिर डियोराइट, ठीक है। तो बसाल्ट का कलर कुछ और है, ग्रेनाइट का कुछ और है, और डियोराइट का कुछ और है, सबका कलर अलग अलग है ना। तो कहीं ना कहीं जो कलर कॉम्पोजिशन है यहाँ पर चेंज होती है जब ये सारी चीज़ें रॉक जो है ना एक जगह पर आकर जब पिचकती हैं और एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, हीट मिलती है, प्रेशर मिलता है, और डेंसिटी भी फिर इनकी हाई होती है। अब दिखाते हैं आपको कैसी दिखती हैं ये, ठीक है। तो ये ऐसी दिखती हैं रॉक, देखिए, देख रखे हैं आप। तो ये जो आपको रॉक दिख रही है ना, लेयर जो दिख रही हैं, ठीक है, ऐसी लेयर्स, ठीक है, ये इसी वजह से फॉर्म हुई हैं, ये जो लेयर्स आपको दिख रही हैं, ठीक है। ये एक प्रकार की ही रॉक है, एक प्रकार की इग्नियस रॉक मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, जब इस पर प्रेशर पड़ा तो उसके बाद ये ऐसी हो गई है, ठीक है। ये लेयर आपको दिख रही है, मार्बल आपने देखी है, मार्बल में काफ़ी प्रकार के लेयर पाई जाती हैं, तो वो यहीं से फॉर्म होती हैं, वो मेटामॉर्फिक रॉक ही तो है, ठीक है, समझ में आई आपको। तो ये होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। अब देखिए लाइमस्टोन चेंज होती है, सॉरी एक मिनट मार्कर,
लाइमस्टोन जो रॉक है पहले वो सेडिमेंट्री रॉक होती है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, फिर उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होने के बाद मार्बल का रूप ले लेती है, ठीक है, लाइमस्टोन मार्बल, ठीक है, और डोलोमाइट मार्बल सेडिमेंट्री रॉक फिर मार्बल, ठीक है, सैंडस्टोन भी सेडिमेंट्री क्वार्टजाइट बोलते हैं, शेल जिसे स्लेट बोलते हैं, स्लेट जो होती है वो सिस्ट बन जाती है, ठीक है, कोल जो आगे चल के जब उसे प्रेशर पड़ता है तो ग्रेफाइट और डायमंड का रूप ले लेता है। कहते हैं ना कि कोयले की खदान में हमें डायमंड मिले तो उसके ऊपर डायमंड के ऊपर कोल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर, एक इतना प्रेशर कि आप बस सोचिए मत, ठीक है, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना प्रेशर पड़ता है आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उसके बाद ये डायमंड फॉर्म होता है। ग्रेनाइट, जेनेसिस और फाइलिनसिस्ट, ये जो सारी चीज़ें आपकी बुक में दी हुई हैं, मैंने वहीं से ली हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है, आप वहाँ पर भी ईजिली पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की रॉक होती हैं, तीनों प्रकार की रॉक मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, ठीक है। जो डिफरेंट प्रकार की मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो हर जगह पर पाई जाती हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें मार्बल हमें राजस्थान में देखने के लिए मिलते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश में, ठीक है, और जो स्लेट्स हमें उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में और हरियाणा में देखने के लिए मिलती है, और कांगड़ा, कुमाऊं रीजन में और हिमालयाज में भी हमें स्लेट्स के देखने के लिए मिलते हैं, मगर अलग अलग कलर की, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। आखिर हमने ये रॉक पढ़ ली, अब इनकी ज़रूरत क्या है हमें पढ़ने के लिए? पहली कि इन जो रॉक्स है ना, ये जो जितनी भी रॉक्स हैं इनसे सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं गंजेटिक प्लेन जो है, गंजेटिक प्लेन यानी गंगा वाला रीजन काफ़ी फर्टाइल रहता है, क्योंकि वहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक दर बढ़ती रहती हैं। पैरेंटल रॉक से जो मटेरियल वेदर होता है, जो पानी की मदद से, ओशन करंट्स की वजह से वो सारा मटेरियल वहाँ पर इकट्ठा हुआ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पहले टेथिस सी हुआ करता था। वो जो मटेरियल, वो जो एरिया है वहाँ पर काफ़ी बड़े जंगल हुआ करते थे, डेंस जंगल हुआ करते थे। आज वहाँ पर खेती की जाती है और वहीं से जो हमारी गंगा है, होली गंगा, वहाँ से बहती हुई जाती है। तो कहीं ना कहीं पानी की भी कमी हो जाती है, क्योंकि गंगा जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकल कर आ रही है, ठीक है, एक एवरग्रीन रिवर है वो। तो कहीं ना कहीं हमें वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। सेडिमेंट्री रॉक से वो बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल रॉक पाई जाती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल मटेरियल पाई जाता है, सॉइल पाई जाती है। तो सॉइल का फॉर्मुलेशन यहाँ से हुआ, ठीक है, रॉक से। बिल्डिंग मटेरियल आज के समय में जो बनते हैं वो भी यहीं से बनाए जाते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, मार्बल यूज़ करते हैं ना हम अपने घरों में, ग्रेनाइट लगवाते हैं, ग्रेनाइट की जो पत्थर लगवाते हैं, फिर उनको घिसवाते हैं, चमक आती है बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बढ़िया लगते हैं दिखने में। और मिनरल सोर्स हमें यहाँ से मिलते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, डायमंड भी मिलता है, ठीक है, रॉक से ही मिलता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब गोल्ड सिल्वर भी तो हमें रॉक के फॉर्म में ही मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पर मिलती हैं। और रॉ मटेरियल जैसे कि लाइमस्टोन को सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है। प्रीशियस स्टोन जैसे कि डायमंड वगैरह और फ्यूल वगैरह भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं रॉक से। तो ये एक जानकारी थी, यानी एक पूरी क्लास थी किसके बारे में, रॉक्स के बारे में और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। तो ये पहला पार्ट है पहले चैप्टर का, और दूसरा पार्ट बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा, ठीक है, हो सकता है कल ही अपलोड हो जाए। तो बी पॉजिटिव, बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। अभी इस वीडियो में आज के लिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर अपने डाउट वगैरह कहीं पर भी आप जाकर डाउट पूछिए, फेसबुक पर भी, ठीक है। तो उन सब के लिंक मैंने नीचे दे रखे हैं, ठीक है। और बाकी की अगर आप इंटरेस्टेड हैं अगर आगे फर्दर स्टडी करने में, तो आप हिस्ट्री की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री की भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन लेट मी नो, आप मुझे बता सकते हैं डायरेक्टली कनेक्ट होकर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, ठीक है। तो आज के लिए, फ़िलहाल के लिए, अभी के लिए इतना ही। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।